गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। हम लोग अनसॉल्व देख रहे थे और सबसे पहले तो आज 1 जनवरी है। आप सभी मेरे प्यारे बच्चों सबको नव वर्ष की बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं ईश्वर से कामना करता हूं आपके उज्जवल भविष्य की कि आप हाई स्कूल में आपका बहुत ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आए, आप मेहनत से पढ़ो और जीवन में आप बहुत नाम कमाओ और बहुत आगे तक आप बढ़ते जाओ। तो इसी के साथ हम लोग क्या करते हैं, सवाल हल करते हैं। जो भी छूटा था आगे पूरे मन से हम लोग लगे रहते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन जैसे कि कह रहा था कि 2 अंकों की एक संख्या, मतलब हम लोग 6 पे पहुंच गए थे। किस पे? 6 पे। ठीक है, तो हम लोग कहां पहुंच गए थे? 6 पे पहुंच गए थे। ठीक है, तो जैसा कि इसमें कह रहा है आपके पास देखो अनसॉल्व रहेगा तो आपको और बेहतर समझ में आएगा। अनसॉल्व नहीं रहेगा तो फिर आप कैसे प्रैक्टिस करोगे? और बहुत ज्यादा महंगे तो है नहीं, 40 रुपए का अनसॉल्व राजू प्रकाशन का, आप ले लो आराम से इसके बाद करो, क्योंकि आपका उससे जिंदगी बनने वाला है। ठीक है, मतलब कर गुजरने की क्षमता होनी चाहिए। तो आइए हम लोग देखते हैं, जैसा कि सवाल कर रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या, 2 अंकों की एक संख्या योग उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि जो दी गई संख्या है, जो दी गई संख्या वो x है। माना इकाई का अंक बराबर x तथा दहाई का अंक बराबर हम लोग मान लेते हैं y। इकाई का अंक क्या मान लिया गया? x मान लिया गया और दहाई के अंक को क्या मान लिया गया? y मान लिया गया। अब हम लोग क्या करते हैं आगे, जैसे कह रहा वैसे करो। कह रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या, अगर हम लोग इसको संख्या बनाएंगे जैसे प्रश्नानुसार, मतलब प्रश्न के अनुसार संख्या बनाएंगे। देखो अगर पहले तो आप एग्जाम्पल से समझ लो, जैसे अगर लिखा है 21, क्या लिखा है? 21, तो आपको लिख सकते हो इसे 20 + 1। कोई दिक्कत? मतलब इकाई के अंक के साथ कोई परिवर्तन नहीं है, लेकिन दहाई के अंक के साथ हमेशा 10 का गुणा कर दिया जाएगा। 2 में 10 का गुणा कर दिया गया 20। जैसे 32 है, इसको लिख सकते हो 30 + 2, मतलब इकाई के अंक को वैसे लिख दिया जाता है और जो दहाई वाला होता है उसमें 10 से गुणा करके। दहाई का मतलब 10, सैकड़ा का मतलब 100 से गुणा करके। इसका मतलब अगर इस संख्या को हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 10y और प्लस x। 10y प्लस यक्स लिख सकते हैं। दहाई के साथ में किसका गुणा? 10 का गुणा। फिर कह रहा है इसी संख्या को उलटने पर, अगर संख्या मान लीजिए ये yx लिखा, ये इकाई ये दहाई, अगर पलटोगे तो यक्स y हो जाएगा, मतलब y इकाई हो जाएगा, यक्स दहाई हो जाएगा। कह रहा है कि अगर जोड़ने पर क्या मिल जाता है, तो आप जोड़ोगे तो आपकी बार हो जाएगा 10x + y = 66 है। मैंने क्या किया, पहले ऐसे संख्या लिखा फिर पलट दिया, फिर इस प्रकार से हो गया। अब कह रहा है यदि इनके अंकों का योग 66 है, तो अगर अंकों का योग निकाल लेते हैं, 66 है तो ये कितना हो जाएगा? 11x + 11y, भैया 10y और y 11y और 10x और x मिलके कितना हो गया? 11x = 66 दिया है, तो 11 कॉमन ले लो तो x + y = 66, तो 11 छक्का 66, तो x + y बराबर कितना आ गया? 66 आ गया। हम मान लेते ये समीकरण 1 है। इसी प्रकार से कह रहा है इन दोनों संख्याओं का जो अंतर है, डिस्टेंस है, वो दिया है 2। समीकरण 2 हो गया, समीकरण 2 हो गया। अब यहां पे क्या करना है, हम दोनों समीकरणों को हल कर लेते हैं। अगर जोड़ लो, हम कहते हैं समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 जोड़ने पर तो ये हो जाएगा x + y = 66 है और x - y = 66 नहीं, सिर्फ कितना है? 6 है। सॉरी, कितना है? 11 छक्का 66, कितना है? 6 है। और ये है कितना? 2। तो ये देखो y से y कैंसिल, तो 2x बराबर कितना आ गया? 8। तो x बराबर कितना आ गया?
4। आप लोग समझदार हो। अगर हम लोग देख लेते हैं तो देखो x बराबर 4 आ गया, तो x का मान समीकरण 1 में रख दो या 2 में रख दो, किसी में। x का मान समीकरण 1 में रखने पर किसी में रख दो बच्चा लोग, तो x की वैल्यू 4 हो गया, y बराबर 6। यहां पे हम लोग रख दिए कितना 4, तो y बराबर कितना आ गया 6 - 4 हो जाएगा 2। अब बात करेंगे हम लोग अतः दी गई संख्या, अतः दी गई संख्या बराबर, तो देखो संख्या क्या होगी, इकाई का अंक कितना है 4 है, दहाई का अंक कितना है 2 है, तो कितनी हो जाएगी 24। तो जो दी गई संख्या है वो कितनी है 24 है, और बाद में जब उल्टी जाएगी तो कितना आ जाएगा, उलटने पर क्या बन जाएगी 42। तो भैया 24 या 42 आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 24 या 42 हो जाएगा। ठीक है, अब बात हम करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसी कंडीशन में अगर कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं कि यहां पे डाउट है, उसको जरूर सुधारा जाएगा आप सबका। ठीक है, पूरे मन से लेकिन पूरे लगन से हमको पढ़ना है, बहुत आगे बढ़ना है, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है। तो इसी प्रकार से हम लोग आगे बढ़ते हुए, आप लोग चाहो तो क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बाकी हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आगे जैसा कि सवाल कह रहा है, बहुत ध्यान से पढ़ते हैं। देखो अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है, अगला सवाल आपसे कह रहा है कि यदि दी गई बारंबारता सारणी की माध्यिका 28.5 है तो x और y के मान ज्ञात कीजिए, जबकि कुल बारंबारता जो दिया गया है वो 60 दिया गया है। ठीक है, चलते हैं हम क्वेश्चन लिख लेते हैं तब तक। चलो आगे हम लोग देखते हैं। हमने थोड़ा टाइम बचाते हुए इसको वीडियो को रोककर इसको कर दिया। अब देखो ये आपको इतना दिया गया है कि वर्ग अंतराल और बारंबारता ये दिया गया, तो देखो 0 से 10 5, बारंबारता 10 से 20, इसी प्रकार से ये दिया गया है। अब इसके बाद कह रहा है कि जो n की वैल्यू कितना दिया गया, टोटल बच्चा 60 दिया गया है। ठीक है, मतलब जो इसका माध्य है, अगर मतलब इसको हम जोड़ते हैं तो कितना आता है 60 आता है, लेकिन अगर वास्तविकता में हम लोग जोड़ते हैं तो 45 + x + y आएगा। हम लोग इसको एक साथ जोड़ लेंगे, जो अचर है 5 20 25 25 15 40 5 45, और x + y को अलग जोड़ लेते हैं साथ में। अब देखो संचयी बारंबारता मतलब CF इंग्लिश में कहते हैं, तो देखो 5 का 5 और x को जोड़ेंगे 5x, और 20 5 भैया 20 5 + x हो जाएगा 25 + x। इसी प्रकार से जोड़ते आप लोग पढ़े भी होंगे, तो 25 + x, फिर 15 और 25 जोड़ेंगे 40 + x, y जोड़ेंगे तो 40 + x + y, 5 जोड़ेंगे फिर 45 + x + y हो जाएगा आपका। ठीक है, तो आगे हम लोग सवाल देखते हैं, और इसका जो माध्यक दिया है वो दिया है 28.5। तो सबसे पहले n की वैल्यू 60 दिया है, लेकिन अगर यहां देखा जाए तो n की वैल्यू कितना दिया है 45x + y, तो दिया है, ठीक है 45 + x + y इक्वल दिया है आपका 60। तो x + y = 60 - 45, तो हो जाएगा x + y = 15। ये हो जाएगा आपका समीकरण 1 हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग फार्मूले से, तो देखो हमेशा देखते हैं सबसे बड़ा कौन सी संख्या यहाँ पे दिख रही है, 20 दिख रही है बीच में। अब देखो तो ये आपका क्या हो गया f हो गया, और ठीक इसके वर्ग के ठीक ऊपर वाली जो संख्या होती है वही हमारी क्या होती है, CF होती है। क्या होती है, CF होती है। तो यहां से आपको मिल गया कि यह बराबर मिल गया आपको 20, और बात करें CF बराबर, तो CF बराबर मिल गया 5 + x मिल गया आपको। ठीक है, और बात करें L, तो L का मतलब लोअर लिमिट मतलब 20 दिया है, और बात करें H की, तो H की वैल्यू भी आपको दी गई है, दोनों का अंतर मतलब 10 दिया गया है। अब हम लोग जानते हैं कि होता है माध्यक, माध्यक इक्वल टू होता है, पहले तो आपका L होगा, L प्लस n/2 - CF अपान F, और ये इंटू में क्या होता है H, ये आपका फार्मूला होता है। तो देखते हैं L की वैल्यू कितना दिया गया बच्चा लोग,
यल की वैल्यू यहां से देख लेते हैं। तो यल की वैल्यू 20 दिया गया, कितना दिया गया है, 20 दिया गया है। और माध्यक की वैल्यू दिया गया 28.5 दिया गया सवाल में, और ये 20 दिया गया है प्लस n/2 मतलब 60/2 हो जाएगा कितना 30 माइनस CF कितना है 5 प्लस x। लेकिन अगर आगे माइनस है तो अंदर का चिन्ह बदल जाता है, प्लस था तो माइनस हो जाएगा, और आपको यहां पे बचेगा टोटल, यहाँ पे 30 क्यों है, क्योंकि n की जगह पे जब 60 रखोगे तो ये बन जाएगा क्या 60/2 हो जाएगा 30। अब बटे की अगर बात करते हैं तो f की वैल्यू कितना है 20 है, बटे में रख दिए, और h की वैल्यू कितना है 10 है, 10 दूना 20। अब देखो ये हो गया बच्चा लोग 28.5 20, और ये हो गया प्लस 30 में से 5 गए, आप बताओगे 25 माइनस x/2। बहुत सही। तो अब अगर हम लोग बात करें बच्चा लोग, तो ये अब इसका कैलकुलेशन जब करोगे तो हो जाएगा 28.5 इज इक्वल टू 20 दूना 40 प्लस 25 माइनस x/2। दिख रहा है, चलो ओके, आगे इसको हम लोग हल कर लेते हैं। अब देखो 28.5 का गुणा जब 2 में होगा तो हो जाएगा 57 इज इक्वल टू 40 है, और यहाँ पे क्या है 25 है, और 40 और 25 को जब हम लोग जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना बच्चा 65 हो जाएगा, और माइनस x है, x को इधर ले आओ 65, 57 को उधर ले जाओ माइनस हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 65 में से 57 अगर जाता है तो आप बताओगे कितना बचेगा, टोटल कितना बचेगा 8 बचेगा, कितना बचेगा 8 बचेगा। ठीक है, तो यहां से आपको x की वैल्यू 8 ही मिल गया। हम कहते हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर, का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो भैया समीकरण 1 जो दिया गया है वो दिया गया है कितना x प्लस वाई बराबर 15, और x की जगह पे जब 8 रखोगे तो 8 प्लस वाई बराबर 15 हो जाएगा, तो y बराबर 15 माइनस 8 इज इक्वल टू 7। तो y बराबर कितना आ जाएगा बच्चा लोग 7 आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये भी आपका खत्म हो गया। अगर कहीं भी डाउट हो, समझने में भी कोई दिक्कत हो, तो वीडियो को रिवाइज करके जरूर देखिए आप लोग। ठीक है, तो यहां से भी ये आपका सॉल्व हो गया। ओके, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, उससे पहले हम लोग क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लें। अगर हम लोग को समझ में आया हो तब भी, नहीं आया हो तब भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर से देखो। अगर नहीं समझ में आया तो मुझे बताओ, और अगर समझ में आया तो एक बार फिर से रिवाइज कर कर जरूर देखें। अब चलते हैं आगे हम लोग अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, आप लोग जान भी गए होंगे अगर आपके पास विद्या है, मतलब अंसार है। तो आगे कह रहा है कि आधार 7 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 4.5 सेंटीमीटर के एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए, और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं इस समबाहु त्रिभुज की संगत भुजाओं की 1/2 गुनी है। देखो सबसे पहले जो आधार कह रहे हैं आप बना लो आधार, तो हम रचना भी बोलते चल रहे, आप बोलोगे सर्वप्रथम 7 सेंटीमीटर भुजा की एक रेखा खंड AB खींचा। कितने सेंटीमीटर की, 7 सेंटीमीटर की एक रेखाखंड खींचा। ओके, अब इसके बाद क्या करना है, इसकी ऊंचाई होनी चाहिए 4.5 सेंटीमीटर। तो आप भैया ऐसे थोड़ी ना चाहे जहां बना लो, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज करना, नहीं तो आप चाहे जहां भी कर सकते हो। ठीक, अब देखो आप A को केंद्र मानकर आधे से अधिक दूरी लेकर ऊपर और नीचे ऐसे एक चाप लगा दो, फिर उसी दूरी से B को केंद्र मानकर ऊपर और नीचे चाप लगाओगे तो एक दूसरे को कहां पे काटेंगे, मान लीजिए C पर काट रहे हैं, कुछ भी मान लो। अब क्या करो, आप पटरी को इसको और इसको मिलाते हुए आप रखो, तो ये आप
ऐसे खींच देना और ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ तक, यहाँ तक, नीचे आने की आवश्यकता नहीं है आपको। इसके बाद क्या होगा, पटरी की सहायता से 4.5 की दूरी माप लो। हम मान लेते हैं कि यहाँ पे कहीं होगा 4.5, हम वहाँ पे डी मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, डी। और डी को ए से और बी से क्या कर दिया, मिला दिया। ठीक है, तो ये बन गया आपका ए बी डी एक समद्विबाहु त्रिभुज बन गया। अब कह रहा है इस समद्विबाहु त्रिभुज के बाद क्या करना है, एक संगत भुजा, त्रिभुज की संगत भुजाओं की एक सही 1/2 गुनी हो। मतलब एक त्रिभुज और करना है जो इनकी संगत भुजाओं की एक सही 1/2 गुनी हो। तो देखो एक सही 1/2 गुनी की बात कर रहा है, इसका मतलब 2 1 कम 2 1 3/2। अगर भाग करेंगे तो एक से ज्यादा वैल्यू आएगा, 1.5 आएगा जब 2 से हम लोग इसमें भाग करेंगे। अच्छा, इसका मतलब क्या होगा, 1.5 का 1.5 का मतलब ये हो गया कि इससे जो त्रिभुज बना है उससे ज्यादा, अगर एक से भाग देने से एक से कम आ जाए तो इसका मतलब जो त्रिभुज बनेगा इससे छोटा बनेगा। अब आपको क्या करना है, पटरी की सहायता से, पटरी की सहायता से मैं यहां लिख दे रहा हूं एक सही 1/2 गुना, या इसी को लिख सकते हो 3/2। अब हम क्या करेंगे, पटरी की सहायता से एक को ए से एक न्यून कोण बनाते हुए रेखा ए एक्स खींचेंगे। क्या खींच लेंगे, ए एक्स, कुछ भी आप मान सकते हो, चाहे बी से खींच लो चाहे ए से खींच लो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप कोई दूरी ले लो चाप से, कोई दूरी भी लेकर आप ए को केंद्र मानकर एक खंड करो, बी को मानकर एक खंड, इसको मानकर एक खंड। कितने खंड करना है, इन दोनों में जो सबसे बड़ी संख्या है उतने खंड हम लोग को कर लेना। ठीक है, या आप दोनों को जोड़ के 5 खंड कर लो, या आप 3 खंड करो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, तो मान लीजिए क्या हुआ, A1 हो गया, A2 हो गया, ये A3 हो गया। करना क्या है बच्चा लोग कि जो A1 A1 A2 A2 A3 ये जो होगा, ये क्या होगा, समान दूरी होगा। कितनी भी दूरी लो उससे मतलब नहीं, लेकिन जितना भी दूरी लो समान दूरी लो सबका। तो अब क्या करोगे, जो बटे में संख्या है उससे, तो बटे में 2 है तो अर्थात 1 और 2 मतलब A2, तो A2 को B से मिला दिया। क्या मिला दिया, A2 को हम लोग क्या कर देते हैं, B से मिला देते हैं, मिला दिया। अब क्या करेंगे, हम लोग कहेंगे A2 को केंद्र मानकर एक चाप हम लोग लगाते, ऐसे A2 को केंद्र मानकर हम लोग एक चाप लगाते हैं। और उससे पहले आप इसको डैश डैश करके क्या करना है, ऐसे आगे बढ़ा देना। ठीक, अब देखो हम कहेंगे A2 को केंद्र मानकर एक चाप लगाया, जिस साइड चाप हमने लगाया है उसी साइड A3 को, क्योंकि 3 है ना, A3 को केंद्र मानकर हमें एक चाप ऐसे लगा लेना है। ओके, इसके बाद करना क्या है, इस चाप की लंबाई लेना है, मतलब प्रकार की नोक, यहाँ पेंसिल की नोक लेकर ऐसे आप चाप की लंबाई ले लो, फिर यहाँ भी उसी प्रकार से रखोगे तो ये ऐसे काटेगी, और जहां काटेगी आप उसको और A3 को मिलाते हुए आगे बढ़ा लेना। ऐसे जब बढ़ाओगे तो ये कहां पे काटेगी, मान लीजिए ई पर काटेगा। कहां पे काटा, ई पर काट दिया। अब फिर वही कंडीशन, आपको बी को केंद्र मानकर और एक ऐसे चाप लगाना है। फिर आपको किसको केंद्र मानकर, ई को केंद्र मानकर एक चाप लगाना है उतनी ही दूरी से। फिर क्या करना है, इस चाप की लंबाई लेना है और यहां पे जैसे नीचे काटे थे वैसे यहां भी हम लोग क्या करेंगे, कट कर देंगे। और जब आप कट करोगे तो इसको भी उसको मिलाते हुए क्या करोगे, आगे आप बढ़ा दोगे ऐसे कुछ। ओके, अब इसको अभी हम लोग क्या करेंगे, ऐसे डैश डैश करके आगे बढ़ा देंगे तो ये यहां पे काटेगा। मान लीजिए कहां पे काटा, एफ पर काट दिया। समझ में आ रहा ना, एफ पर काट दिया। अब आपको दिख रहा होगा कि जो ABC त्रिभुज है उसकी संगत भुजाओं के एक सही 1/2 गुनी त्रिभुज कौन बन गया, AEF बन गया। यही मुझे बनाना था। अगर आपका चित्र साफ बना है, और देखो ये कितने नंबर का पूछा जाता है बच्चा, तो आपको पता ही है ये आता है कितने नंबर, 6 नंबर के क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग को ध्यान रखना है। रचना पे कोई दिक्कत नहीं, आप लिख देना कि सर्वप्रथम एक AB 7 सेंटीमीटर रेखा
खंड खींचा। कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद ये आपको लिखने की जरूरत नहीं, ए को केंद्र मानकर, बी को केंद्र मानकर चाप। फिर आपको यही लिखना, दूसरे नंबर पे लिखना है कि 4.5 सेंटीमीटर ऊंची एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना किया। ओके, ये हो गया। अगला कहेंगे कि ए को बिंदु ए से एक न्यून कोण बनाते हुए, मतलब कह सकते हो बिंदु ए से रेखाखंड ए बी से एक न्यून कोण बनाते हुए रेखा ए एक्स खींचा और ए एक्स को 3 बराबर खंड या 3 बराबर खंड A1 A1 बराबर A1 A2 बराबर A2 A3 के रूप में खींचा। A2 को B से मिलाया। फिर कहेंगे A2 B के समांतर एक रेखा A3 खींचा। फिर कहेंगे उसी प्रकार BD के समांतर एक रेखा EF खींचा। इस प्रकार अभीष्ट त्रिभुज AEF त्रिभुज ABC का 1 से 1/2 गुना है। ठीक, तो इस प्रकार से ये बन गया, आप लोग बना लेना। ओके, तो अब हम लोग क्या करते हैं, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि समान त्रिज्या एवं अधिकतम क्षेत्रफल वाले दो वृत्ताकार टुकड़े जो एक दूसरे को स्पर्श करते हैं एक आयताकार कार्डबोर्ड से काटे जाते हैं जिसकी बीमा 14 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है। मान लेते हैं ये आपका एक आयताकार कार्डबोर्ड है जो 7 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया और डी हो गया। ये आयताकार कार्डबोर्ड है। कह रहे यहाँ पे दो त्रिभुज बनाना है जो एक दूसरे को स्पर्श करे। कोई दिक्कत नहीं, आप बराबर भी बना सकते हो। और अधिकतम क्षेत्रफल वाले, तो अधिकतम क्षेत्रफल वाले कितने हो सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा उसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो सकती है, क्योंकि ये क्या 7 सेंटीमीटर व्यास हो सकता है। चाहे जितना बड़ा त्रिभुज बनाओ 7 सेंटीमीटर व्यास होना चाहिए, क्योंकि भुजा कितनी है 7 सेंटीमीटर है। अगर उससे ज्यादा करोगे इससे बाहर निकल आएगी। तो दो वृत्त बनाना है, तो दो वृत्त का मतलब 7 7 पे हमें बनाना होगा तभी बन पाएगा। तो ऐसे हम लोग क्या करेंगे, एक वृत्त हो गया, दूसरा ऐसे एक दूसरा भी एक बना लेंगे स्पर्श करते हुए, ये भी बन गया एक, दो वृत्त हो गया, एक केंद्र होगा एक केंद्र हो गया। टोटल ये हो गया 14, 7 होगा पूरा, ये भी कितना होगा 7 होगा। समझ में है ना भैया, ये 14 सेंटीमीटर भुजा है तो व्यास 7 ही 7 होगा, तभी तो 14 होगा। ये भी कितना है 7 है, तो ये भी व्यास 7 ही होगा, तो व्यास बराबर होते हैं, चाहे जिधर से खींचो। इसका मतलब त्रिज्या 7/2, 7/2 हम लोग समान बना लेते हैं। ये क्या हो गया आर हो गया। ठीक है, तो यहां से हम लोग निकाल लेते हैं आयताकार, या आप इसमें सीधा कर सकते हो, डायरेक्टली कर सकते हो। कह रहा है कि शेष कार्डबोर्ड का क्षेत्रफल, तो भैया शेष कार्डबोर्ड का क्षेत्रफल क्या होगा, शेष कार्डबोर्ड का क्षेत्रफल इक्वल टू, उससे पहले आप लिखोगे चौड़ाई, कार्डबोर्ड की चौड़ाई, कार्ड बोर्ड की चौड़ाई बराबर 14 सेंटीमीटर और चौड़ाई नहीं, लंबाई 14 है और चौड़ाई कितना है 7 सेंटीमीटर। ठीक, क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा शेष कार्डबोर्ड का क्षेत्रफल, आपका यहां लिख दे रहा हूं आगे, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल माइनस 2 गुणे वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। तो आयत कितना है 22, 14 गुणे 7 और माइनस 2 गुणे पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो हो जाएगा 14 से 98 माइनस 2 गुणे 22/7 गुणे 7/2 गुणे 7/2, क्योंकि अगर व्यास 7 सेंटीमीटर त्रिज्या 7/2 कैंसिल, 2 से 2 11 दूना 22। ठीक है, कितना हो गया, इतना हो गया।
तो 11 सत्ते 77, 98 माइनस 77 घटाओगे हो जाए 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, तो ये आपका आंसर हो गया। तो ये भी आपका फाइनल हो गया। अब हम लोग चलते हैं अगले सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 7 पे हम लोग चलते हैं। किस पे चलते हैं बच्चा लोग? क्वेश्चन नंबर 7 पे हम लोग चलते हैं। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से हम लोग समझेंगे। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि निम्न समीकरण युग्म के रैखिक समीकरणों के युग्म में बदलकर हल करो। तो देखो पहला क्या कह रहा है, 5/x-1 प्लस 1/y-2 बराबर 2 समीकरण 1। 6/x-1 इज माइनस 3/y-2 इज इक्वल टू 1 समीकरण 2। देखो अगर ये कह रहा है कि रैखिक समीकरण बनाकर हल करो तो हम रैखिक समीकरण बनाकर ही हल करेंगे, बाकी हम वैसे भी हल कर सकते थे लेकिन नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहां इतना दिया गया है। अब हम लोग मान लेते हैं, हम कह देते हैं माना x-1 बराबर, आप ऐसे मानो 1/x-1 बराबर p और 1/x-y-2 बराबर हम लोग मान लेते हैं q। कुछ भी मान सकते हो, आपकी मर्जी, आप चाहे जो चाहो वो मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है आपको। हम कहते हैं तो ये हो जाएगा, हम कहेंगे p तथा q का मान समीकरण 1 व 2 में रखने पर, देखो भैया लॉन्ग में दिया है, थोड़ा ध्यान देना, रखने पर तो हो जाएगा 5p प्लस q इक्वल टू 2 समीकरण 3। ये हो जाएगा 6p माइनस 3q इज इक्वल टू 1 समीकरण 4। अब क्या करना है, चाहे आप प्रतिस्थापित कर लो चाहे जैसे कर लो, हम कहते हैं समीकरण 3 को q के सापेक्ष प्रतिस्थापित करने पर, के सापेक्ष प्रतिस्थापित करने पर तो देखो यहां से क्या हो जाएगा 5, तो q है, q को ऐसे रोक दो, हो जाएगा 2 माइनस 5p समीकरण 5। समीकरण देने में नो डाउट, q का मान समीकरण जिससे आप प्रतिस्थापित करोगे उसमें नहीं रखोगे, q का मान समीकरण 4 में रखने पर रख दो, तो ये हो जाएगा 6p माइनस 3 q के स्थान पे 2 माइनस 5p इज इक्वल टू 1। तो देखो अगर आप इसको सॉल्व करते हो 6p माइनस 3 दूनी 6 और 3 पचे 15 हो जाएगा प्लस 15p इज इक्वल टू 1। ओके, अब यहां से हो जाएगा 15 6 21p इज इक्वल टू 6 उधर जाएगा हो जाएगा 7, तो p इक्वल टू हो जाएगा 7 3 21, 3 उधर जाएगा 1/3, कितना हो जाएगा 1/3। हम कहते हैं p का मान समीकरण 3 में रखने पर, सॉरी 3 कह रहे हैं, किस में रखने पर 5 में रखने पर, तो जब 5 में आप रखते हो तो q इज इक्वल टू 2 माइनस 5 गुणे 1/3, तो q इक्वल टू हो जाएगा आपका 2 माइनस 2 तिहाई 6 माइनस 5/3। ओके, तो हो जाएगा कितना 3 दूनी 6 पूरा हो जाएगा q इक्वल टू 1/3। तो p की भी वैल्यू 1/3 आ गया और q की भी वैल्यू कितना आ गया 1/3 आ गया। आगे ठीक, तो हम लोग देखते हैं हम क्या माने थे p तथा देखो चूंकि 1/x-1 बराबर p,
तो 1/x-1 बराबर हो जाएगा 1/3, तो x-1 बराबर 3, तो x बराबर हो जाएगा 4। भैया 1 उधर जाएगा, हो जाएगा 4। आगे अगर हम लोग देखते हैं तो थोड़ा सा हम लोग यहां लिख देते हैं, ठीक है। 1/y-2 इक्वल टू क्यू, तो 1/y-2 इक्वल टू 1/3, तो y-2 बराबर 3, तो y बराबर हो जाएगा 2, उधर जाएगा प्लस हो जाएगा 5। तो इस प्रकार से y की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 और x की वैल्यू क्या हो जाएगी 4। आप बहुत ध्यान से लगाना क्योंकि लॉन्ग सवाल है, 6 नंबर में पूछा गया, पढ़ना तो है ही है क्योंकि मुझे ज्यादा से ज्यादा नंबर लाना है, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो कोई इसी का अथवा करके एक सवाल दिया, आप लोग तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलते हैं आगे, क्या कह रहा है कि एक नाव की शांत जल में 24 किलोमीटर प्रति घंटा चाल है। तो भैया नाव की चाल बराबर कितना है 24 किलोमीटर पर हावर है। ये नाव की जो है चाल है वो शांत जल में, मतलब जल रुका हुआ है। इसके बाद का बात करते हैं, हम मान लेते हैं माना धारा की चाल इक्वल टू x किलोमीटर प्रति घंटा। बहुत ध्यान से समझना। अब प्रश्नानुसार बच्चा लोग क्या कह रहा है, ध्यान से समझते हैं हम लोग। प्रश्नानुसार कह रहा है कि किसी बिंदु से धारा की दिशा में 32 किलोमीटर जाने में लगा समय, तो समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। और देखो आप कह सकते हो धारा की दिशा में नाव की चाल कितनी होगी, शांत जल में था तो जो होगी चाल होगा आपका, अगर बात करें नाव की चाल दिशा में तो दोनों को जोड़ के मतलब 24 प्लस x, मतलब धारा की चाल और नाव की चाल को हम लोग क्या जोड़ लेंगे, क्योंकि नाव भी चलती है और धारा भी चलती है, पानी भी बहता है। तब समय कितना लग जाएगा, समय बराबर दूरी बटे चाल, मतलब 32/24 प्लस x। समीकरण 1 मान लेते हैं इसे। इसके बाद धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल, तो भैया कितना हो जाएगा, आप समझ रहे हो, ये हो जाएगा कितना 24 माइनस x हो जाएगा। तो यहां जो समय लगेगा तो समय बराबर हो जाएगा कितना, दूरी बटे चाल, तो ये भी 32/24 माइनस x, समीकरण 2। बात करते हैं दोनों में समय लगा, 2 समीकरण बने। अब कह रहा है कि जब हम लोग विपरीत आते हैं तो 1 घंटे का समय ज्यादा लगता है, अर्थात इस समय ज्यादा लग रहा है, कब, जब विपरीत हम लोग चल रहे हैं। तो यहां से हम लोग हल कर लेते हैं इसको। अब देखो हम लोग हल कैसे करेंगे, हम कहेंगे समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटा देते हैं। क्यों घटाते हैं इससे इसको, क्योंकि समय ज्यादा है, इसको लग रहा है विपरीत नाव आने में ज्यादा समय लगेगा, अगर दिशा में जाने में कम, ये दिशा में जा रहा है समय कम लगा होगा, यहाँ पे ज्यादा लगा होगा। तो ये हो जाएगा 32/24 प्लस x माइनस 32/24 माइनस x इक्वल टू 1। ओके, हल कर लो। ये हो जाएगा 32 गुणे 24 बटे, फिर लगाओगे, फिर x का करोगे तो हो जाएगा प्लस 32x, सॉरी माइनस है तो माइनस 32x, फिर माइनस इधर का कर लो, ये हो जाएगा 32 गुणे 24, और जब 32 का करोगे तो ये माइनस 32x, और नीचे हो जाएगा 24 का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1, क्योंकि a प्लस बी और a माइनस बी के रूप में है ना। बच्चा लोग ध्यान से समझना, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है आपको।
सब कुछ समझ में आएगा। ये हो गया, देखो 32 गुणे 24 प्लस में 32 गुणे 24 ये कैंसिल हो गया। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या बचा। यहाँ पे बचा 32 दूना 64x माइनस में इक्वल टू, अगर ये उधर जाएगा कि मैं गुणा 24 का होता है 576 माइनस एक्स स्क्वायर। सबको इस साइड आप ले आओ तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस 64x माइनस 576 इज इक्वल टू 0। आप इसका गुणनखंड कर लो तो एक्स स्क्वायर माइनस 64 576 को तोड़ोगे तो ये होता है 72 अट्ठे 576, तो माइनस 72x प्लस में 8x माइनस 576 बराबर 0। ध्यान से समझना। अगर आगे बात करें तो देखो ये हो जाएगा बच्चा लोग, दो यहाँ पे थोड़ा सा चमक रहा है, मैं यहाँ से हटा के, यहाँ तक तो दिख ही रहा होगा, नहीं फिर से मैं इसको हटा के आपको यहाँ लिख दे रहा हूँ, इधर लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका माइनस 64x इज इक्वल टू 576 माइनस एक्स स्क्वायर, सब कुछ इधर लाओगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 64x प्लस, और ये भी इधर आएगा माइनस हो जाएगा 576 बराबर 0। यहाँ से देखो एक्स स्क्वायर माइनस 72x तोड़ लो, ये हो जाएगा प्लस 8x माइनस 576 बराबर 0। तो x हो गया, यहाँ पे कॉमन ले लिया x माइनस 72, यहाँ पे प्लस 8 कॉमन ले लिया तो x माइनस 72 इज इक्वल टू 0। तो देखो आ गया आपका x माइनस 72 एक क्वेश्चन में, दूसरे में x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो कहेंगे यदि x माइनस 72 बराबर 0 तो x बराबर 72। फिर कहेंगे यहां से कि यदि x प्लस 8 बराबर 0 तो x बराबर हो जाएगा आपका माइनस 8। हम देखो क्या करेंगे, कहेंगे लास्ट में यहां लिख दे रहा हूं कि माइनस वैल्यू को छोड़ने पर, क्योंकि जो चाल होती है वो निगेटिव नहीं होती, छोड़ने पर धारा की चाल बराबर 72 किलोमीटर पर हावर। कितना आएगा? 72 किलोमीटर पर हावर, मतलब किलोमीटर प्रति घंटा। ओके, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे चलते हैं। ओके, तो आगे क्या कह रहा है हम लोग वो भी देखते हैं बड़े ध्यान से। तो आगे कह रहा, अगला सवाल आपसे कह रहा है कि क्षैतिज तल पर स्थित ओ बिंदु से उसी तल पर खड़े एक ऊर्ध्वाधर मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 अंश है और मीनार की ओर 80 मीटर चलने पर उन्नयन कोण 60 अंश हो जाता है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करते हैं। हम लोग ऐसे बना लेते हैं, ये मीनार है, हम मान लेते हैं इसकी ऊंचाई h है, ये a है और ये b है। देखो यहां से किसी बिंदु पर कितने अंश बना रहा? 30 अंश। कितना बना रहा? मान लीजिए c है, तो यहां कितने डिग्री बना रहा है? 30 अंश। ठीक बच्चा लोग, अब बात करते हैं कि कह रहा है कि मीनार की ओर 80 मीटर, मतलब यहां से लेकर मान लीजिए यहां तक आया, कितना चला होगा? 80 मीटर। कितना चला? टोटल 80 मीटर चला है। ये कह रहे हैं कि मीनार की ओर 80 मीटर चलने पर उन्नयन कोण 60 अंश हो जाता है। अब कितना हो गया? 60 अंश हो गया। कब 60 अंश हो गया? जब हम लोग मीनार की ओर चले हैं तब। ओके, मान लीजिए ये डी हो गया। हम मान लेते हैं यहां से यहां तक कितना है? 80 है, और यहां से यहां तक मान लेते हैं ये पूरा x है। कितना है? x है। तो भैया माना मीनार की ऊंचाई बराबर x, ऊंचाई बराबर h मीटर। कितना मीटर है? h मीटर। ठीक है, हम कहेंगे देखो त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में थीटा बराबर दिया है 60 अंश, तो लगा लेते हैं tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, मतलब h अपान x। थीटा की वैल्यू 60 अंश, तो tan 60 अंश बराबर हो गया h अपान x। 60 अंश की वैल्यू √3 और h अपान x। तो भैया x की वैल्यू हो जाएगा, h की वैल्यू बात करें
अगर हम लोग यहाँ पे x की वैल्यू निकाल लेते हैं तो हो जाएगा h/√3। ओके, मान लीजिए समीकरण 1। बहुत ध्यान से समझना बच्चा लोग। आगे अगर हम लोग बात करते हैं, हम कह लेते हैं कि त्रिभुज ए सी बी में थीटा बराबर कितना 30 अंश है, ठीक। और बात करें पूरा ए सी, तो ए सी बराबर होगा x+80। कितना होगा? x+80 होगा मीटर। अब यहां से अगर हम लोग बात करें, हम कहेंगे tan थीटा इज इक्वल टू, तो h/80 प्लस x हो जाएगा। ये हो जाएगा थीटा की वैल्यू 60 अंश है, तो हो जाएगा tan 60 अंश बराबर h/80 प्लस x। अब देखो 60 अंश की वैल्यू होती है √3 इज इक्वल टू, 60 अंश नहीं बच्चा, 60 नहीं 30 अंश दिया है। कितना दिया है? 30 अंश। तो 30 अंश की होती है 1/√3 h/80 प्लस x। इसको इधर ले आओ तो हो जाएगा 80 प्लस x इक्वल टू h√3, ठीक। अब हम लोग ध्यान देंगे अच्छे से, यहां ध्यान दे देते हैं। देखो अब हम लोग कहेंगे कि देखो ये दिया है x का मान रखने पर समीकरण 1 से x का मान रखने पर, तो ये हो जाएगा 80 प्लस h/√3 इज इक्वल टू h√3। देखो हो गया। अब 80 इज इक्वल टू h√3 माइनस h/√3 ट्रांसफर कर दिया, तो ये हो जाएगा 80 इज इक्वल टू √3 से √3 3h माइनस h/√3 आएगा 80 √3 इक्वल टू 2h। 3h से h जाएगा, h बचेगा 2h, 2 से काटोगे 40, तो आपको मिल जाएगा h बराबर 40 √3 मीटर। ध्यान से समझना यहाँ पे, h/√3 को जब उधर हम लोग लेके आएंगे तो निगेटिव हो जाएगा। एलसीएम √3 का √3 में गुणा 3h, और यहाँ पे अच्छा ही है, तो 3h से h जाएगा 2h, और √3 इधर जाएगा 80 √3। अगर 2 से काटते हो तो 80 दूना मतलब 40 दूना 80, तो क्या बचेगा? h बराबर 40 √3 मीटर। ओके, ये भी हो गया। अब इसी का देखते हैं अथवा पॉइंट, मतलब इसका अगला सवाल वो क्या कह रहा है, ध्यान से समझना। उसी सवाल के साथ ये प्रैक्टिस सेट आपका क्लोज होता है, खत्म होता है, सब कुछ हो जाएगा। कह रहा कि एक वायुयान का जमीन पर स्थित किसी बिंदु ए से उन्नयन कोण 60 अंश है। मान लीजिए कोई ये बिंदु है आपका, क्षैतिज है, और यहाँ वायुयान उड़ रहा है, वायुयान उड़ रहा है। कह रहा है कि यहां से इसका जो कोण बन रहा है वो बन रहा है कितना डिग्री? 60 डिग्री। इसके बाद कह रहा है कि 15 सेकेंड बाद वायुयान जो है भैया ना, वो उसी पे उड़ रहा है। मतलब एक निश्चित कह रहा है कि यदि वायुयान 1500 √3 ऊंचाई, कह रहा है कि 1500 √3, मान लीजिए ए है, बी है और सी है, 1500 √3 मीटर की एक निश्चित ऊंचाई पर उड़ रहा है, तो कह रहा है कि 15 सेकंड बाद इसका जो उन्नयन कोण होता है वो 30 अंश हो जाता है। तो 15 सेकंड बाद इसका उन्नयन कोण कितना अंश हो जाता है बच्चा लोग? 30 अंश हो जाता, ठीक। तो देखो यहां से मान लीजिए ये हो गया, 15 सेकंड बाद कितना हो जा रहा है? 30 डिग्री। मान लीजिए क्या है? डी है, और कितना लग रहा है? टाइम यहां से सेकंड में है। मान लीजिए दूरी x है और ये दूरी आप y मान लो चित्र में, समझ में? ये दूरी हमने x मान लिया, इसको y मान लिया। अब हम लोग सॉल्व करते हैं। हम सबसे पहले कहेंगे त्रिभुज ए बी सी में थीटा बराबर कितना है? 60 अंश है। सब कुछ चित्र से है, लिख देना, चित्र से स्पष्ट है से, ठीक है। तो यहां से हम बात करते हैं, हमें उसकी चाल याद करनी है, टेंशन मत लेना। तो त्रिभुज ए बी थीटा बराबर 60 अंश है, तो tan 60 अंश बराबर 1500 √3 अपान कितना हो जाएगा? y
इस त्रिभुज की ए बी सी की बात हो रही है ना। तो देखो √3 हो गया इसकी वैल्यू 1500 √3 अपान वाई, √3 से √3 कैंसिल, यहाँ पे बचा एक y जाएगा तो y बराबर हो जाएगा 1500 √3। वैल्यू पता चल गया। अब बात करते हैं, हम कहेंगे पूरे त्रिभुज को ले लेंगे, त्रिभुज ए बी डी में थीटा बराबर 30 अंश है, तो देखो tan थीटा इज इक्वल टू 1500, ऊंचाई वही है, बटे x प्लस वाई। तो यहाँ पे थीटा की जगह पे कितना रख देंगे 30, तो हो जाएगा 1 अपान √3 1500 √3 बटे x प्लस वाई। तो x प्लस वाई इक्वल टू हो जाएगा 1500 गुणे 3, क्योंकि √3 3 हो जाएगा। y की वैल्यू हम लोग रख देते हैं, किसकी वैल्यू हम लोग रख देते हैं, y की वैल्यू अगर हम लोग √3 तो कैंसिल, y की वैल्यू सिर्फ 1500 मीटर है, रख देते हैं। तो ये हो जाएगा x बराबर 15 × 4500 माइनस 1500 हो जाएगा x बराबर 3000 मीटर। ठीक, बहुत ही ध्यान से समझ लेना। हम कहेंगे वायुयान की चाल, वायुयान की चाल जो होगा, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी 300 है, 3000 मीटर है, और समय कितना है 15 सेकेंड, लेकिन किलोमीटर पर घंटे में बताना तो 18/5 से गुणा। ठीक, तो देखो 5 छक 30 हो गया, 15 से काटोगे तो ये 6 और 0 मिलके 60, 15 चौक के 60 हो जाएगा 40 गुणे 18, 18 चौक 72, मतलब 720 किलोमीटर पर हावर। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आया तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, और अपने दोस्तों के पास शेयर करें, जिससे आपके दोस्त का भी नंबर अच्छे से आ जाए। और आप लोग लगे रहो, मेहनत करो, सफल होंगे, अवश्य सफल होंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। धन्यवाद आप सभी।